हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस के पार्ट 11 को पढ़ेंगे। दिस पार्ट इज अबाउट वर्ड प्रॉब्लम्स जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हमने पार्ट 10 में पढ़ा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, तो उस मेथड को रिकैप्चुलेट करते हुए हम इसी वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले यहाँ एक वर्ड प्रॉब्लम लिखी हुई है, उससे पहले मैं रिकैप्चुलेट करना चाहूंगी एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या था, सबसे पहले जो भी दो लीनियर इक्वेशंस दी होंगी हम उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो a1x b1y और c1 ये हो गई एक लीनियर इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड लीनियर इक्वेशन। अब जब हमने पढ़ा था कि हम x y और कांस्टेंट टर्म के नीचे 1 के नीचे डिनोमिनेटर में डिनोट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं। अब मैं उसका एक और दिखाऊंगी तरीका जिससे डिफाइन कर सकते हैं फॉर्मूला। उसमें क्या है, हम सबसे पहले x को डिफाइन करते हैं, फिर हम y के नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं और फिर हम 1 लेते हैं जो कांस्टेंट टर्म की चीजें आती हैं। अब सबसे पहले x का कोएफिशिएंट a है, चाहे a1 है a2 है, तो हम a को नहीं लेंगे, हम b और c को लेते हैं। तो वहां पर हम डिफाइन करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे bc माइनस bc। मैं आपको 1 और 2 लिखने का तरीका बता रही हूँ कि कैसे इसको लर्न कर सकते हैं इजी वे में। यहाँ पे bc और bc लिखा। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा y के नीचे ca और कांस्टेंट टर्म के नीचे अब c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी तो यहाँ आएगी a b माइनस a b। अब हमें डिनोट करने हैं सिंबल्स 1 2, तो यहां से हम शुरू करेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1 और 1 2 2 1। तो ये एक तरीका है टू डिफाइन द फॉर्मूला ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आपसे लर्न नहीं होता कि कैसे हम उसको ब्लॉक करके, जब हम x के नीचे डिनोमिनेटर देखते हैं तो हम x को ब्लॉक करके b1 c2 माइनस b2 c1 लेते हैं उसके कोएफिशिएंट्स। फिर अगर हमें y के नीचे लेना तो हम y को ब्लॉक करके c1 a2 माइनस c2 a1 लेते हैं, वो ये है। और फिर अगर हमें 1 के नीचे देखना है तो कांस्टेंट टर्म को ब्लॉक करके a1 b2 माइनस a2 b1 लेते हैं। दिस इज another way of learning it। अगर आपसे नहीं हो पाता कि हमने कैसे करा तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि फॉर्मूला क्या है, हमने रिकैप्चुलेट कर दिया। इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे इन सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम। तो पहले एक बारी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं और डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम सेज a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। अब अगर सपोज मैं एक हॉस्टल में रह रही हूँ और वहां पर मैं रोज खाना खाती हूँ, तो मैं क्या करते हैं, वहां पे एक जो पार्ट है हॉस्टल चार्जेस वो फिक्स्ड है, मेस के चार्जेस फिक्स्ड है, और बाकी चार्जेस आप जितनी बार खाना खाओगे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक और तरीका अगर देखें फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज का, आप सपोज एक ऑटो रिक्शा में बैठो। ऑटो रिक्शा में जब हम बैठते हैं तो मीटर पे ऑलरेडी एक नंबर लिखा होता है, वो पहले ये कहते हैं हमारा मीटर चालू है, सपोज 8 रुपीज या 10 रुपीज, कुछ भी एक वो फिक्स चार्ज लगा के चलते हैं। उसके बाद पर किलोमीटर का चार्ज लगता है, आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उसके हिसाब से आपका चार्ज लगेगा। सो लाइक दैट, सपोज वो है हमारी टोटल कॉस्ट, खाने की जो टोटल कॉस्ट है उसमें दो कॉस्ट इन्वॉल्व है, एक है फिक्स्ड चार्ज और जो दूसरी चार्ज है दैट इज वेरिएबल, या वेरिएबल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं वो चार्ज जो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मील्स या नंबर ऑफ डेज आप ले रहे हो। यहां पे उन्होंने कहा डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज the food has taken number of days, time per charge। मैं सिर्फ यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ
कि हमारा जो टोटल कॉस्ट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया, एक फिक्स चार्ज है, दूसरा वो चार्ज है जो आप नंबर ऑफ डेज दे रहे हो। सपोज मैं 5 रुपीज पर खाने का दे रही हूँ, पर मील का, और 20 डेज के लिए दे रही हूँ, तो 5 टाइम्स 20 हम करते हैं विच इज 100। तो यहाँ पर आप समझेंगे आगे क्या दिया हुआ है, देन वी विल डिफाइन द स्टेटमेंट्स। अब वो कह रहा है व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज टू पे 1000 रुपीज। अब वो 1000 रुपए दे रहा है अगर वो 20 दिन का खाना लेता है। अब 20 दिन के खाने में से कुछ तो चार्ज ऐसा है जो फिक्स्ड है, कुछ चार्ज ऐसा है जो फिक्स्ड है, और बाकी वो 20 दिन का खाना ले रहा है, 20 दिन का खाना ले रहा है, दैट इज टाइम्स द चार्ज ऑफ 1 मील या फूड पर डे। अब आई होप इससे आपको समझ में आ गई है कि क्या मतलब है। हमारे पास 1000 रुपए का अगर वो हॉस्टल में चार्जेस दे रहा है, उसमें से कुछ अमाउंट फिक्स था और कुछ अमाउंट ऐसा था जो डिपेंड कर रहा था नंबर ऑफ डेज पे, कि आप कितने डेज में खाना खा रहे हो वो। तो अगर इसको देखें, अब हम डिफाइन करते हैं। सपोज अब मैं आगे पढ़ के एक बार डिफाइन करते हैं। जो स्टूडेंट बी है, ही टेक्स और ही और शी टेक्स फूड फॉर 26 डेज and pays this much amount as hostel charges. Find the fixed charge. यहाँ पे उन्होंने लिखा है find the fixed charge and find the cost of the food per day, कि कितना पैसा उसने per day cost दी, कितने पैसे उसने लगाए पर मील के। तो यहाँ पे हम एक बार ही डिफाइन करते हैं, let the fixed charge से रुपीज एक्स, की एक फिक्स चार्ज जो वो हमेशा देता है वो एक्स है, और जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे या पर मील कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वन मील या फूड पर डे बी रुपीज वाई। अब हमारे पास ये दो चीजें, एक हमने फिक्स चार्ज ली जो एक्स है, दूसरी हमने चार्ज बोली जो फूड का कॉस्ट है जो पर डे दे रहा है। सो लेट मी एक यहाँ पे ना हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ये पर डे की है, रुपीज वाई। अब डिफाइन करते हैं कि वहां पे कैसे लिया है। अगर वो 1000 रुपए स्टूडेंट ए, फॉर स्टूडेंट ए 1000 रुपए वो चार्ज दे रहा है, उसमें से एक्स चार्ज फिक्स है, उसमें से एक्स चार्ज फिक्स है, बाकी वो 20 डेज के लिए दे रहा है। 20 डेज के लिए वो पर मील जो उसकी जा रही है, वो कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे हमारे पास y है, तो कॉस्ट ऑफ द फूड फॉर 20 डेज वुड बी 20y। कॉस्ट ऑफ द फूड फॉर 20 डेज वुड बी 20y। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर स्टूडेंट ए, for student A, when a student A takes food for 20 days she has to pay 1000 rupees। तो हमारे पास क्या हुआ कि वो 1000 रुपए दे रहा है, जिसमें x उसकी फिक्स चार्ज है और 20 डेज के लिए वो y रुपीज पे ले रहा है अपना फूड। सो दिस बिकम्स इक्वेशन 1। काम करते हैं इसको हम, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे लिखना है पर सॉल्व करना है, तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिख देते हैं और उसको 1 इक्वेशन करेंगे। सो दिस इज x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। अब हम चलेंगे स्टूडेंट बी पे। अब स्टूडेंट बी कह रहा है कि स्टूडेंट बी टेक्स फूड फॉर 26 डेज एंड पेज 1180। अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट बी पे चले, बी जो स्टूडेंट है वो देता है x रुपीज फिक्स चार्ज और 26 डेज के लिए वो ले रहा है फूड, तो 26 डेज एंड y क्या है, कॉस्ट ऑफ पर मील पर डे
26y, तो वो टोटल दे रहा है 1180 अमाउंट। तो यहां पे फॉर स्टूडेंट बी हमारे पास आ गया इक्वेशन x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 2। अब हम सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन 1 एंड 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो यहां पे हम एक बार दिखा देते हैं। नाउ सॉल्विंग 1 एंड 2, हम 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं। उसके लिए मैं एक बार डिफाइन कर देती हूँ दोनों इक्वेशंस इकट्ठे। हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या होता है, हम सबसे पहले लिखते हैं x, फिर हम डिफाइन करते हैं y, और फिर हम डिफाइन करते हैं कांस्टेंट टर्म। हम 1 के नीचे डिफाइन करते हैं चलिए x के लिए हम क्या करते हैं, एक बार फॉर्मूला दोबारा लिखते हैं। कैसे लिखा था हमने, यहाँ पे b और c डिफाइन करेंगे, माइनस b और c, यहाँ पे ca माइनस ca, और यहाँ पे ab माइनस ab, यहाँ से 1 2 2 1 1 2 और 2 1 1 2 2 1। दिस इज इजियर वे ऑफ रिमेम्बरिंग इट। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी x के नीचे, देखते हैं क्या क्या आएगा। x अपॉन पहले b1 c2 माइनस b2 c1। b1 क्या है 20, 20 माइनस 1180, तो ये क्या बन जाएगा 20 ब्रैकेट 1180 माइनस b2 इज 26 माइनस 1000, 26 टाइम्स माइनस 1000। यहाँ पे नेगेटिव्स की बहुत ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमेम्बर, कहीं ऐसा ना हो कि नेगेटिव साइन ना लो और वो पूरा आंसर गलत आ जाएगा। तो बहुत केयरफुली यहाँ पे सॉल्व करना है क्वेश्चन। y के नीचे आएगा c1 a2, c1 ये है, a2 ये है, a2 इज कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस 1000 टाइम्स 1 माइनस 1180 टाइम्स 1, और यहां मैं 1 के टर्म के नीचे की दिखाऊंगी अब, विच इज a1 b2 माइनस a2 b1, 1 टाइम्स 26 माइनस 1 टाइम्स 20। चलिए इसको सॉल्व करें। Now this becomes x over 20 into 1180, 1180 times 20, 0। अगर हम यहां ले दो जीरोस आए, 0, 8 to the 16, 1 कैरी, 2 1 2 3 2 3 6, no sorry, this will be 23600, 23600 माइनस 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 बन गया। यहां पे ये नेगेटिव था, सी मैं यहां पर एक गलती करती, फिर से नेगेटिव नहीं ले रही थी, यहाँ पे माइनस लेना है क्योंकि माइनस यहाँ है, और माइनस माइनस बन गया प्लस, विच इज 26,000। नेक्स्ट y के नीचे डिफाइन करेंगे हम, y के नीचे माइनस 1000 प्लस
1180 और 1 के नीचे आएगा 26 माइनस 20। अब यहां डिफाइन करें, दिस इज x ओवर 23,600 माइनस में है और 26,000 प्लस में है। 26,000 बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, और अगर हम 26,000 में से 23,600 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 452 2400। मैं डायरेक्टली आंसर ले रही हूं ओवर y 1180 में से 1000 सब्ट्रैक्ट करनी है तो 180 और यहाँ पे 1/6। तो अब हमें ये नंबर्स मिल गए और अब हम इनको लेंगे एक एक बारी करके एंड देन सॉल्व करेंगे। लाइक पहले हम x और इसको लेंगे और हमारे पास आएगा x ओवर 2400 इज इक्वल टू 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 2400/6 विच इज 400। तो हमारे पास x आ गया 400। मतलब ये है कि जो हमारी फिक्स चार्ज है वो कितनी आ गई, 400 रुपीज। फिक्स चार्ज इज 400 रुपीज। अब आगे देखते हैं कि y कैसे निकलेगा। y हम यूज करेंगे इन दोनों के लिए 180, y ओवर 180 इज इक्वल टू 1/6। तो y क्या आ गया, y इज इक्वल टू 30। तो हमारे पास क्या आया कि x इज इक्वल टू 400 और y जो है y इज इक्वल टू 30। तो हमारे पास हमने x क्या डिफाइन करा था, x इज माई फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज हो गया हमारा 400 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ मील पर डे हो गई 30 रुपीज की हमारी पर डे कॉस्ट होगी। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस, जब हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो हमेशा हम आंसर स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं। तो हम ये डिफाइन करेंगे, देयरफॉर फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹400 एंड cost of meal per day, cost of food per day is equal to ₹30। तो हमने यहां पर एक वर्ड प्रॉब्लम को डिफाइन करा और उसके बाद हमने उस वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को, लीनियर इक्वेशन स्टेटमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करा है। चलिए हम एक और क्वेश्चन को, एक और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। यहां पर सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम कह रही है that Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer, losing 1 mark for each wrong answer। मतलब उसने 40 मार्क्स स्कोर करे, अगर पर करेक्ट आंसर, हर राइट आंसर पे उसको 3 मार्क्स मिलेंगे और हर रॉन्ग आंसर पे उसके 1 मार्क डिडक्ट होंगे। फिर वो कह रहा कि had 4 marks been rewarded for each correct answer and 2 marks been deducted for incorrect answer, तो यश would have scored 50 marks। अगर वहीं उसको हर करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स मिलते और हर एक रॉन्ग आंसर पे 2 मार्क्स डिडक्ट होते तो वो 50 मार्क्स अपने टेस्ट में स्कोर करता। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। अब एक बात समझते हैं, जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हर एक करेक्ट आंसर पे आपको सपोज 2 मार्क्स मिलते हैं और हर एक रॉन्ग आंसर पे भी कुछ मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो मैं एक बार डिफाइन करती हूँ, सपोज हर करेक्ट आंसर पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स मिलेंगे तो 2 मार्क्स यहाँ पे ऐड होते हैं और हर रॉन्ग आंसर, जनरली हमारे टेस्ट में क्या होता है, रॉन्ग आंसर के मार्क्स को डिडक्ट नहीं करते हैं, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन जनरल जब भी कोई रॉन्ग आंसर करते हैं तो उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो अगर रॉन्ग आंसर का 1 मार्क होता है तो वो मार्क सब्ट्रैक्ट होता है, आपके टोटल मार्क्स में से सब्ट्रैक्ट होता है। नाउ
सपोज मैंने 5 क्वेश्चंस का मेरा पेपर है और उसमें से 3 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हैं और 2 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग है। सो 3 अगर करेक्ट है तो मेरे पास यहाँ पर हो गया हर एक करेक्ट आंसर के 2 मार्क्स है, तो मैंने यहाँ पे 6 मार्क्स स्कोर करे पहले, और हर एक रॉन्ग आंसर के में 1 डिडक्ट हो रहा है, मेरे 2 रॉन्ग आंसर्स थे तो यहाँ पे 2 मार्क्स हो गए। अब इतने करेक्ट आंसर में से ये वाले जो रॉन्ग आंसर हैं, जो रॉन्ग आंसर उसके मार्क्स होंगे वो डिडक्ट हो जाएंगे, तो मैं कितना स्कोर करूंगी 6 माइनस 2 4 मार्क्स, 4 मार्क्स स्कोर करूंगी। और जबकि कितने मार्क्स का पेपर था, वहां पे 5 क्वेश्चन से विद ईच करेक्ट आंसर 2 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स का मेरा अगर पेपर था उसमें से 6 मार्क्स मैंने एक्चुअली करेक्ट आंसर दिए थे, लेकिन क्योंकि मैंने 2 इनकरेक्ट दिए थे तो वो वाले मार्क्स उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसी बेसिस पे हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ यहां पर कह रहे हैं यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो पहले हम लिखते हैं फॉर सिचुएशन ए, तो मैं यहां डिफाइन कर देती हूँ 2 सिचुएशंस। तो जब उसने सिचुएशन ए, तो एक बार एक लिख के देखते हैं, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर है 3 मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर। उसको हर एक इनकरेक्ट आंसर पे मिल रहे हैं, वो लूज कर रहा है 1 मार्क। अब बेसिकली क्या हमें बताना है कितने ऐसे क्वेश्चंस थे उस पेपर में, क्वेश्चंस कितने होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो करेक्ट है, जो बाकी क्वेश्चंस होंगे वो इनकरेक्ट होंगे, तो हम उसको वैसे डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली ये स्टेटमेंट्स पहले आने चाहिए जहां पर मैं डिफाइन करूंगी, जहां पर हम डिफाइन करते हैं कि लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर करेक्ट, ऐसे लिख देते हैं क्वेश्चंस with correct answers be x। मैं वो वाले क्वेश्चंस को x ले रही हूं जिनके करेक्ट आंसर्स थे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस with incorrect answers be y। मैंने वो क्वेश्चंस लिए, टोटल कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई वो क्वेश्चंस हैं, इसमें वो दोनों क्वेश्चन जिसके करेक्ट आंसर भी है और जिसके इनकरेक्ट आंसर भी है। तो x वो है जो करेक्ट है जिनके आंसर्स, y वो है जिनके इनकरेक्ट आंसर्स हैं। अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं दोबारा कि सिचुएशन क्या थी। अब मैं यहां से आई एम कमिंग बैक टू दिस सिचुएशन। अब मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर इज 3, मार्क्स डिडक्टेड इज फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इज 1। तो यहाँ पे अगर हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उसने कितने मार्क्स स्कोर करे, 40 मार्क्स को स्कोर करा। ही स्कोर्ड 40 मार्क्स अगर ही स्कोर्ड 40 मार्क्स अगर हर करेक्ट आंसर पे उसको 3 मार्क्स मिले। कितने करेक्ट आंसर्स थे, x करेक्ट थे और हर करेक्ट आंसर के 3 थे, टोटल मार्क्स स्कोर कितने हो जाएंगे 3x। हर रॉन्ग आंसर पे 1 डिडक्ट हुआ, डिडक्ट के लिए माइनस लिखते हैं, और सिंस वो 1 मार्क डिडक्ट हो रहा है और y इनकरेक्ट आंसर है, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स डिडक्टेड इज 1 टाइम्स y, जो बन जाएगा y। मैं यहां लिख देती हूं, ये बन गई हमारी इक्वेशन। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। तो ये बन गई 3x माइनस y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन।
फर्स्ट इक्वेशन। अब हम करेंगे फॉर सिचुएशन बी। सिचुएशन बी में है कि 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर, 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और उसने कितने 50 मार्क्स को स्कोर करा। तो फॉर सिचुएशन बी हमारे पास है 4 मार्क्स स्कोर करे फॉर ऑल करेक्ट आंसर्स। करेक्ट क्वेश्चन से x, हर करेक्ट आंसर, हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए, करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिले, और डिडक्ट करे 2 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और उसने स्कोर करे 50 मार्क्स। तो यहां से बन गया 4x minus 2y minus 50 is equal to 0. This becomes equation number 2. अब मैं सॉल्व करूंगी दिस बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड एक बारी डिफाइन कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस। पहली वाली इक्वेशन थी 3x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 50 इक्वल टू 0। अब मैं डायरेक्टली यूज करूंगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। हमेशा क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना चाहिए कि क्या है फॉर्मूला, और फिर यूज करना चाहिए वो, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली करूंगी समझाते हुए कि जब भी x का x का कोएफिशिएंट लेने हैं, x के कोएफिशिएंट को ब्लॉक करते हैं, तो हम यहाँ से v1c2 माइनस v2c1 लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया -1। चलिए एक बार लिख ही देते हैं, v1c2 माइनस v2c1 y c1a2 माइनस c2a1, और 1 के नीचे आएगा a1b2 माइनस a2b1। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। x के नीचे क्या आया, b1c2 माइनस b2c1, माइनस ऑफ माइनस 50 इज पॉजिटिव 50, माइनस ऑफ -2 माइनस 40 इज प्लस 80, और y के नीचे क्या आया, y के नीचे आएगा c1a2 विच इज माइनस 40 टाइम्स 4 माइनस 160 माइनस c2a1, c2 is minus 50 into 3 is minus 150, और 1 के नीचे आएगा a1b2, 3 टाइम्स -2 is -6, फिर माइनस आया, एंड 4 टाइम्स -1, 4 टाइम्स -1 is -4, तो ये ऐसे आ गया। हमारे पास आया x ओवर -50 प्लस 80 कितना हो गया, -30, y -60 प्लस 150 इज -10, और -6 -1 -6 प्लस 4, तो ये बन गया x ओवर -30 इज इक्वल टू y ओवर -10, 1 ओवर -2 यहां से सॉल्व करेंगे, देखो x क्या बन जाएगा, -30 ओवर 1 ओवर -2, x हो गए हमारे 15 अगर हम उसको सॉल्व करेंगे, और y ओवर -10 इज इक्वल टू -1 ओवर 2 के ऊपर नेगेटिव साइन था, मैंने ऊपर ले लिया, तो ये बन गया y इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास कितने करेक्ट क्वेश्चंस है, कितने ऐसे क्वेश्चंस जिसका करेक्ट आंसर वो है 15, और ऐसे जिनका इनकरेक्ट है वो है 5। तो मेरे पास क्या आ गया, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए इज इक्वल टू x प्लस वाई, जहां पे x था 15 और y इज 5, तो बन गया 20। तो कितने ऐसे क्वेश्चन हैं, वो है 20। एक बार अगर आपको कंफर्म करना है x 15 y 5, देख ले तो कि करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर हम यहां पर डालें x को 15 डालेंगे, ये बन जाएगा 3 टाइम्स 15 माइनस y को अगर हम डालें 5, तो देखिए क्या आ रहा है, 3 टाइम्स 15 इज 45, 45 माइनस 5 होता है 40, जो हमारे RHS के इक्वल आ रहा है। तो दिस मीन्स हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, हमारा वो आंसर करेक्ट है। Therefore, number of correct answers is 15, total number of incorrect answers is 5 and total number of questions become 20. Now with this हमने यहाँ पर दो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स को ट्राई करा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व होती हैं। जरूरी नहीं है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करें, आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन कुछ भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर क्योंकि इट वाज डिफाइंड कि हमने ये मेथड यूज करना है तो हमने वो करा। अब हम एक और न्यू मेथड पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक नया मेथड है, विच इज जहां पर बेसिकली इक्वेशंस जो होती है वो लीनियर नहीं होती है, पर हम जो इक्वेशंस को रिड्यूस करेंगे और हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। सो वो मेथड को कहते हैं रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू लीनियर इक्वेशंस, एंड हेंस वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, विच इज पार्ट नंबर 12। थैंक यू।